जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने 1992 के हर्षद मेहता स्कैम के बारे में तो सुना ही होगा। इस पर स्कैम 1992 के नाम से एक वेब सीरीज भी बनी है जो दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आई है और IMDb पर इसकी रेटिंग भी बहुत बढ़िया है। स्कैम 1992 के सक्सेस के बाद इसके डायरेक्टर हंसल मेहता एक और स्कैम को वेब सीरीज के माध्यम से दुनिया के सामने ला चुके हैं और उस स्कैम का नाम है स्कैम 2003, जिसे द तेलगी स्टोरी भी बोला जाता है, क्योंकि इस स्कैम को अंजाम देने वाले का नाम अब्दुल करीम तेलगी था। अब्दुल करीम तेलगी बचपन में एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर फल और सब्जी बेचा करता था। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एक फल और सब्जी बेचने वाले लड़के ने आगे चलकर 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का स्कैम किया। कहानी शुरू होती है 1961 से, जब अब्दुल करीम तेलगी का जन्म होता है कर्नाटक के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के खानपुर टाउन में। अब्दुल करीम तेलगी के पिता रेलवे में एक एम्प्लॉय थे, जिससे उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल थी। लेकिन 7 साल की उम्र पर अब्दुल करीम के पिता की मौत हो जाती है और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। गुजारा करने के लिए अब्दुल को रेलवे प्लेटफॉर्म पर फल और सब्जी का ठेला लगाना पड़ता है। अब्दुल का पढ़ाई में बहुत मन लगता था और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई के साथ समझौता नहीं करना चाहता था। उसने खानपुर के सर्वोदय विद्यालय से ही अपनी पढ़ाई पूरा किया और पढ़ाई का पूरा खर्चा फल और सब्जी बेचकर निकाल लिया करता था। जिंदगी के शुरुआती दिनों में स्ट्रगल करने के बाद भी अब्दुल करीम बीकॉम की डिग्री प्राप्त कर लेता है और जॉब ढूंढने लगता है। अब्दुल करीम पढ़ा लिखा और एक टैलेंटेड इंसान था, जिसकी वजह से उसे कई जगहों पर आसानी से जॉब भी मिल गया। लेकिन कोई भी जॉब अब्दुल को पसंद नहीं आया और उसका काम में मन नहीं लगता था। इसी वजह से उसे जॉब से निकाल भी दिया जाता था। लेकिन फिर भी अब्दुल ने हार नहीं मानी और अच्छी जॉब की तलाश में सपनों की शहर मुंबई आ गया। यहाँ तक ये कहानी आपको बहुत इंस्पायरेशनल लगी होगी कि ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी अब्दुल ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन इससे पहले कि आप अब्दुल को अपना रोल मॉडल बना लें, आगे की कहानी ध्यान से सुन लीजिएगा। बचपन में 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल करने वाले अब्दुल पर अब क्विक मनी का भूत सवार था। उसे जल्द से जल्द अमीर बनना था। मुंबई में भी उसका किसी जॉब में मन नहीं लगा और यहाँ से भी उसे हर जॉब से निकाल दिया गया। उसी समय अब्दुल ने सऊदी अरेबिया के बारे में सुना, जहां जाकर लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अब्दुल भी सऊदी अरेबिया जाकर 7 साल काम करता है, जिससे वो भी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। लेकिन अब्दुल की सोच यहीं तक नहीं थी, उसे जल्द से जल्द अमीर बनना था। सऊदी अरेबिया जाने के बाद अब्दुल ने यह नोटिस किया कि भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिससे वे सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। अब अब्दुल के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो वापस मुंबई आ जाता है। मुंबई आकर उसने अरेबियन मेट्रो ट्रेवल नाम की एक कंपनी की शुरुआत करता है। यह कंपनी ऐसे लोगों को टारगेट करती थी जो पैसा कमाने के लिए सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास सऊदी जाने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होती थी। ऐसे लोगों को अब्दुल फेक पासपोर्ट और वीज़ा बनाकर दिया करता था। अब्दुल यह काम इतनी होशियारी से करता था कि एक भी इंसान इमिग्रेशन में पकड़ा नहीं जाता था। लेकिन 1991 में पुलिस को अब्दुल के इस धंधे के बारे में पता चल जाता है और उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। जेल में जाने के बाद अब्दुल की लाइफ में और भी एडवेंचर आता है। जेल में अब्दुल की मुलाकात राम रतन सोनी से होती है, जो अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री की वजह से कई बार जेल में जा चुका था। राम रतन सोनी कोलकाता में स्टैम्प पेपर बेचा करता था, जिसमें वो अनेकों फ्रॉड कर चुका था। 1992 में जेल से बाहर निकलने के बाद अब्दुल और राम रतन ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और अब्दुल ने राम रतन का साथ छोड़ दिया। राम रतन का साथ छोड़ने के बाद अब्दुल फेक स्टैम्प पेपर बेचने के बारे में सोच रहा था। अगर आप स्टैम्प पेपर के बारे में नहीं जानते तो जान लीजिए कि ये इंडिया की जुडिशियरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जब भी 2 लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट होता है तो डॉक्यूमेंट के रूप में स्टैम्प पेपर का ही यूज होता है। प्रॉपर्टी के डील्स हो या बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ तक कि शादी के बंधन भी स्टैम्प पेपर पर ही होता है। राम रतन के साथ काम करके अब्दुल स्टैम्प पेपर के बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से समझ चुका था। सबसे पहले अब्दुल कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मदद से स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस प्राप्त कर लेता है, जिससे कि वो अपना बिजनेस बिना डरे कर सके। धीरे धीरे अब्दुल इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में अपनी पहचान बनाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस अपनी पुरानी और खराब मशीनों की ऑक्शन करवाती है। नासिक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में हुए एक ऑक्शन में अब्दुल ने स्टैम्प पेपर प्रिंट करने वाली मशीन को ऊंची बोली लगाकर खरीद लिया। उसके बाद अब्दुल ने सिक्योरिटी प्रेस के कुछ ऑफिसर को घूस देकर मशीन की रिपेयरिंग करा लिया
और प्रिंटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले पेपर और इंक उसको भी प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे अब्दुल ने असली स्टैम्प पेपर के साथ अपने द्वारा छापे गए स्टैम्प पेपर को मिलाना शुरू कर दिया। फेक स्टैम्प पेपर को बेचने के लिए अब्दुल ने प्रॉपर सेल्स टीम बनाई, जिसमें 350 से भी ज़्यादा MBA कर चुके स्टूडेंट्स थे। ये स्टूडेंट्स वैसे सभी इंस्टीट्यूशन पर जाते थे जहां स्टैम्प पेपर की ज़रूरत होती है और वहां जाकर मार्केट की प्राइस से काफ़ी कम कीमत पर फेक स्टैम्प पेपर को बेचा करते थे। अब्दुल करीम तेलगी का ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हुआ और अगले 5 सालों में ये करोड़ों रुपए कमा चुका था। अब्दुल अपने इस धंधे को भारत के 25 राज्यों के 70 से भी ज़्यादा शहरों में फैला चुका था। अब्दुल अपना धंधा इतना बढ़ा चुका था कि कर्नाटक में 1 साल तक एक भी ओरिजिनल स्टैम्प पेपर जो सरकार बनाती है वो नहीं बिका। जितने भी स्टैम्प पेपर बिके वो अब्दुल द्वारा बनाए गए फेक स्टैम्प पेपर ही बिके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब अब्दुल इतना सब कुछ कर रहा था तो पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं रही थी। देखिए, अब्दुल लोगों को खरीदने में काफ़ी एक्सपर्ट था। कब और किसे पैसे खिलाकर मुंह बंद करवाना है ये काम अब्दुल बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेता था। ऐसा बोला जाता है कि अब्दुल प्यून से लेकर नेता तक सबको खरीद चुका था। हाल ऐसा था कि अब्दुल उन्हें रिश्वत नहीं बल्कि हर महीने सैलरी दिया करता था, जिससे कि उसका धंधा बिना रोक टोक के चलता रहे। अब्दुल करीम तेलगी फेक स्टैम्प पेपर बेचकर कितना पैसा कमाया और उसकी संपत्ति कितनी थी, ये आज तक किसी को कंफर्म पता नहीं चल पाया है। अलग अलग वेबसाइट पर इसका एस्टीमेट 10,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक दिया जाता है। अब्दुल को डांस बार में जाकर पैसे उड़ाने का बहुत शौक था। ऐसा न्यूज में भी आया था कि अब्दुल ने एक बार डांसर पर 93 लाख रुपया उड़ा दिया। जब अब्दुल अपना काम इतनी होशियारी से कर रहा था तो पकड़ा कैसे गया। देखिए, नवंबर 2001 में बेंगलोर पुलिस ने स्टैम्प पेपर से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा जो कहीं से चुराए गए थे। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि ये नकली स्टैम्प पेपर है तो उनके होश उड़ गए। बेंगलोर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे अब्दुल करीम तक पहुंच जाती है। जब बेंगलोर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब अब्दुल को इस बात की भनक भी नहीं थी, नहीं तो अब्दुल उन पुलिस वाले को भी खरीद लिया होता। हालांकि अब्दुल करीम पुलिस से बचकर भाग गया, लेकिन अब्दुल करीम के इस काले धंधे का साम्राज्य अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। पुलिस को खबर मिलती है कि अब्दुल करीम अजमेर शरीफ के दरगाह पर जाने वाला है और यहीं से अब्दुल करीम को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अब्दुल करीम के इस पूरे केस के लिए SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाता है, जिससे ये पूरा केस पब्लिकली वायरल हो जाता है। SIT अब्दुल का नार्को टेस्ट करवाती है। नार्को टेस्ट के दौरान अब्दुल करीम कई सारे पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यहाँ तक कि बॉलीवुड एक्टर्स का भी नाम लेता है। इस स्कैम में महाराष्ट्र के कुछ बड़े लीडर्स का भी नाम सामने आता है, जिनके खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पर इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान SIT की एक ऑफिसर की मौत हो जाती है और ये केस CBI को सौंप दिया जाता है। CBI के इन्वेस्टिगेशन में अब्दुल करीम के 36 प्रॉपर्टी का खुलासा होता है जो भारत के अलग अलग शहरों में खरीदी गई थी। इसके अलावा तेलगी के नाम से 100 से भी ज़्यादा बैंक अकाउंट्स थे और हर अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा थे। साल 2007 में कोर्ट अब्दुल करीम को 30 साल की जेल और 202 करोड़ की पेनल्टी की सजा सुनाती है। सजा के दौरान ही अब्दुल करीम की 2017 में मौत हो जाती है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल की मौत एड्स की बीमारी के कारण हुई थी, लेकिन अब्दुल के वकील और उसके घर वाले का दावा था कि उसे जानबूझकर जेल के अंदर ही मारा गया है। क्योंकि इस पूरे स्टैम्प पेपर स्कैम में अब्दुल करीम अकेला नहीं था, इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिसर भी शामिल थे। तो ऐसा बिल्कुल बोला जा सकता है कि पॉलिटिशियंस अपनी छवि को बचाने के लिए अब्दुल करीम को जेल में ही मरवा दिए होंगे। 2018 में इस केस से जुड़े सभी मुजरिमों को सबूत ना मिलने की वजह से रिहा कर दिया गया। पुलिस कभी भी ये पता नहीं लगा पाई कि अब्दुल करीम की फेक स्टैम्प पेपर छापने वाली मशीन कहाँ पर है और ना ही अब्दुल करीम की संपत्ति को जब्त कर पाई। यहाँ तक कि इस पूरे स्कैम को ही लीगल घोषित कर दिया गया। इस स्कैम को लीगल घोषित करना सरकार की मजबूरी बन गई थी, क्योंकि 1992 से लेकर 2001 तक अब्दुल ने अनेकों फेक स्टैम्प पेपर बेचे थे और इन फेक स्टैम्प पेपर पर किया हुआ हर एग्रीमेंट भी इलीगल माना जाता। लेकिन अगर ऐसा होता तो इन 9 सालों में किए गए सभी प्रॉपर्टी डील्स, बिजनेस एग्रीमेंट और मैरिज भी इलीगल माने जाते, जो कि जुडिशियरी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती। इसीलिए सरकार को इसे लीगल घोषित करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी स्कैम 2003 की कहानी, जिसे द तेलगी स्टोरी भी बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ पूरी स्कैम की कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।